मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मेरे चैनल को आसान ट्रिक नाम का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों और सहेलियों को शेयर भी कर दीजिए। और मैं यहाँ पर शिक्षण विधियाँ और कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लेकर आई हूँ। इसको आप लोग लास्ट तक देखिएगा और अगली वीडियो में मैं पावलॉव, थॉर्नडाइक और स्किनर इन तीनों लोगों के सिद्धांत को एक ही वीडियो में लेकर आऊँगी। इनमें जो समानता और जो अंतर है उनको मैं बहुत कम समय में बेहतर तरीके से बताऊँगी और इस तरीके से ऐसे टैग वर्ड्स के साथ बताऊँगी कि आप लोगों को फिर कभी नहीं भूलेगा। बशर्ते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब जब मेरी अगली वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बात करती हूँ सी-टेट में जिन टैग वर्ड्स का मुख्यतः ध्यान रखना होता है उनके विषय में। मैं यहाँ पर लिमिटेड टैग वर्ड लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद न करना पड़े और कन्फ्यूजन न हो। बाकी जिन टैग वर्ड्स को मैंने यहाँ पर नहीं रखा है वे वैसे टैग वर्ड्स हैं जिनको व्यक्ति या विद्यार्थी स्वयं समझ सकता है। अभी आप लोग विद्यार्थी हो, टीचर बनने वाले हो, तो आप लोगों के लिए है कि आप लोग स्वयं समझ सकते हो बहुत सारी चीज़ें। तो जिन चीज़ों को समझ सकते हो मुख्यतः उनमें से ये है कि बच्चों के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, तथा आप लोग या कोई भी शिक्षक हो बच्चों को इस तरीके से पढ़ाए जो कि बच्चों के हित में हो और बच्चों की रुचि हो, बच्चों का ध्यान लगे। यही सब बातें हैं ना। मैं यहाँ पर मुख्यतः जिन जिन टैग वर्ड्स को लेकर आई हूँ वे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। और जो व्यक्ति स्वयं जानता है या शिक्षार्थी स्वयं जानता है, टीचर स्वयं जानता है या बनने वाला टीचर जो है, भावी टीचर स्वयं जानता है, उन चीज़ों को बस थोड़ा सा संकेत मात्र से समझ जाएगा। अतः यदि मैं ज़्यादा टैग वर्ड्स यहाँ पर दे देती तो आप लोग कंफ्यूज होते। लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, इसमें मैंने कुछ शिक्षण सूत्र को भी मैं लेकर आई हूँ। देखिए यहाँ पर है नीचे शिक्षण सूत्र। इनको मैं इस तरीके से समझा दूंगी कि आप लोगों को आगे फिर कभी इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और यदि आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही करना, क्योंकि आप लोगों का शेयर करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स मैं पहले लेकर आई हूँ तर्क और तार्किक। देखिए तर्क और तार्किक, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसमें बच्चा मूर्त चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन करता है। सबसे पहले तो संवेदी गामक अवस्था होती है जिसको इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। उसके बाद जो मूर्त मूर्त संक्रिया अवस्था होती है उनमें बच्चा तर्क करने लगता है और उसका स्टेज 7 से 11 होता है। और प्राथमिक लेवल में भी बच्चा 7 से 11 के आसपास रहता है। तो बच्चों के लिए जो तर्क और तार्किक, मतलब यह नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन तर्क और तार्किक विषय वस्तु हो, जो बच्चे के लिए जितना उपयोगी है, एक बच्चे को ध्यान में रखकर हमें वहां पर क्वेश्चन को हल करना होगा। उनके लिए तर्क और तार्किक के पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। क्योंकि यदि वहां पर हम लोग अपने दिमाग से लगते सोचने, या कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि नहीं तर्क की बच्चों को क्या आवश्यकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जब बच्चा बाल्यावस्था में जाता है वह तर्क करने लगता है, तर्क करता है तभी तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन अपने माँ बाप से करता है। कोई भी वस्तु देखता है पूछता है यह क्या है, यह क्यों है, यह कैसे है, यह कहाँ से आया है इत्यादि, तर्क पर आधारित होता है। तो हमने पहले ही बात करी तर्क और तार्किक। दूसरा, वास्तविक जीवन से जोड़ना। बच्चे के हर कार्यविधि को, उसकी शिक्षा को, उसके अध्ययन को वास्तविक जीवन से जोड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि बच्चे को जब हम लोग पढ़ाते हैं 5वीं क्लास तक तो उनको व्यावहारिक चीज़ें बताई जाती है। यदि व्यावहारिक हो जाए या वास्तविक जीवन से जोड़ना तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। इस प्रकार का यदि ऑप्शन में दिख जाए तो उसको हम लोगों को सही टिक करना है। अधिगम के अवसर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चों को हम जितना अवसर देंगे उतना ज़्यादा वह स्वतंत्र रूप से सीखेगा। और यदि वास्तविक जीवन से जोड़कर, जैसे कोई कहानियां बता रहे हैं तो वास्तविक जीवन से यदि जोड़कर बताएंगे, कोई चीज़ व्यक्ति देखकर, कोई कुछ भी यदि बच्चा देखकर आता है, मान लीजिए हाथी देखकर आता है और पूछता है कि यह हाथी इतनी विशाल क्यों है, तब यदि हम लोग किसी हाथी या शेर के विषय में यदि कोई कहानी समझाते हैं तब वास्तविक जीवन से जोड़, क्योंकि उसने वास्तव में देख रखा है कि हाथी कैसी होती है।
यदि वह किसी गरीब बच्चे को देखता है और पूछता है उसके पास यह वस्तु फला वस्तु क्यों नहीं है, तो उसको समझाना पड़ता है कि बेटा उसके पास अभी उसके माँ बाप के पास कम पैसे हैं इत्यादि, जो भी है उसको वास्तविक जीवन से जोड़कर समझाना पड़ता है। अधिगम के अवसर देने पड़ते हैं। व्यापक, जो भी उसका शिक्षा हुआ व्यापक होना चाहिए। व्यापक का मतलब यह नहीं कि बहुत विस्तृत डिटेल या गहराई में, नहीं। व्यापक का अर्थ यह है कि बच्चे को कोई भी विषय वस्तु या स्थिति समझाई जाए तो स्पष्ट और पूर्णतः समझाई जाए। यह नहीं कि उसको थोड़ा बहुत संकेत मात्र से तो बच्चा समझेगा नहीं, बच्चे को समझाना पड़ेगा व्यापक रूप से। और ऐसा विकल्प, व्यापक का विकल्प जहाँ पर देखे वहाँ पर सही टिक कर देना है। गणितीय समझ बच्चे के अंदर होना चाहिए। चिंतन, बच्चा चिंतन करने लगता है, मूर्त चिंतन बाल्यावस्था में करने लगता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में यह बताया गया है। प्रोत्साहन देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है बच्चों को, और विस्तार से जो भी चीज़ें बताई जाए विस्तार से बताई जाए। विस्तार और व्यापक है, फिर से आ गया है दोबारा, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स थे। उसके अलावा हमने बता दिया कि जो भी बच्चे के लिए उपयुक्त है, उपयोगी, जैसे बाकी जो निगेटिव टैग वर्ड्स है वो मैं लेकर आई हूँ। इसके बाद मैं अन्य चीज़ें बताऊंगी आप लोगों को। देखिए, निगेटिव में उच्च कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षा में जाने के लिए बच्चे को पास कराना है, बहुत गलत बात है। बच्चे को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर उसको वास्तविक चीज़ें बताई जाती है, वास्तविक विषय वस्तु समझाई जाती है, वास्तविक जीवन से जोड़कर। उसे उच्च कक्षाओं में जाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। बच्चे को व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए पढ़ाया जाता है, व्यावसायिक बनाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। देखिए यहाँ पर ये सारे निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। देखिए निगेटिव, इसको कट कर दीजिएगा। देखिए, रोजगार कमाने के लिए भी नहीं, क्योंकि 5 तक या 8 तक कोई बच्चा पढ़कर रोजगार कमाने नहीं लग जाएगा उस पढ़ाई से। यदि वो कमाएगा भी तो कौशल से कमाएगा, और कौशल की बात आगे आती है। यहाँ पर बच्चे को व्यवहारिक चीज़ें, व्यवहारिक विषय वस्तु, व्यवहारिकता, वास्तविक जीवन का ज्ञान इत्यादि बताया जाता है, क्योंकि बच्चे के ज्ञान को विकसित करना होता है। यहाँ पर हम देखते हैं रोजगार कमाने के लिए नहीं, ग्रेड या रैंकिंग की सीमितता वह सीमित होना चाहिए। यह नहीं कि केवल कोई एक ग्रेड पा गया है तो वह बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बाकी को हतोत्साहित करना इत्यादि, ये सब बातें गलत है, निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अब इसके बाद मैं अभी थोड़ी देर में शिक्षण विधियाँ बताऊंगी, जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर देखिए, मैं बहुत लिमिटेड पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स लेकर आई हूँ। इसके अलावा भी यदि देखी जाए तो बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स होते हैं। देखिए, जैसे यदि हम कहें रुचि बढ़ाना, देखिए बच्चे की रुचि बढ़ाना तो यह पॉजिटिव है, और बच्चे पर ध्यान न देना निगेटिव है। यह आप लोग जान रहे हो कि बच्चे की रुचि को बनाए रखना, बच्चे को कहानी के माध्यम से पढ़ाना, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। बच्चे को रटवाना नहीं, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर लिमिटेड लिखा, क्योंकि लिखने का मतलब अगर बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंठस्थ करना, याद करना, रटवाना, दंड देना, सजा देना इत्यादि सारी बातें निगेटिव हैं। और यदि पॉजिटिव की बात करें तो बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ाना तो इसमें था ही। बाकी बच्चे को दंड नहीं देना, बच्चे को सामूहिक रूप से बताना, कोई भी विषय वस्तु हो सामूहिक रूप से बताना। ग्रेड में या भाग में बच्चे को डिवाइड नहीं करना, मतलब डिवाइड वहाँ पर नहीं करना, वहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं बताना, सामूहिक रूप से बताना है। आगे देखिए, आप लोग शिक्षण विधियाँ के विषय में बात कर रही हूँ, मुख्य शिक्षण विधियों के विषय में। देखिए, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और प्रयोगशाला विधि, ये सारी विधियां, ये शिक्षण विधियां। हमने शिक्षण सूत्र बोला, उसके लिए सॉरी, शिक्षण सूत्र नहीं, क्योंकि शिक्षण सूत्र, हाँ शिक्षण सूत्र पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तैयार तो किया है, मूर्त से अमूर्त की ओर। अच्छा देखिए, यहाँ पर फिलहाल आप लोग आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और प्रयोगशाला विधि, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है प्रमुख सिद्धांतवादियों, बुद्धिवादियों के विषय में, तथा हिंदी व्याकरण। वैसे सीटेट में हिंदी व्याकरण ज़्यादा नहीं पूछा है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे निपात से, समास से और स्वर व्यंजन से, संधि से एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इतना तो सबको ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लोग केवल सीटेट का पेपर दे रहे हो सकता है कुछ लोग यूपी टेट का दे रहे हो, कुछ लोग एसएसटी
का भी दे रहे हो, रेलवे का भी दे रहे हो, तो लोगों को इतना ग्रामर पता है। और अगर कुछ बहुत पता करना है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेगी। और मैंने सीटेट के पेपर के विषय में मैंने संस्कृत गद्यांश को भी बता रखा है, और हिंदी गद्यांश से आने वाले क्वेश्चन, संस्कृत गद्यांश से आने वाले क्वेश्चन इत्यादि का हमने वीडियो बना रखी है सीटेट पर, आप लोग वहां जाकर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आगमन विधि, आगमन, यहाँ पर केवल मुख्य बिंदु को हम लोगों को पकड़ना। देखिए कैसे याद कराया जाए, याद कराने का क्या तरीका है या याद करने का क्या तरीका है। देखिए आगमन विधि जो है यह मनोवैज्ञानिक होती है। अब यहाँ पर आप लोग रटेंगे नहीं, केवल आ शब्द पकड़िए और नी शब्द। देखिए नी से समझ जाइए नियम, और यदि नी से नियम हो गया, केवल आगमन और निगमन इन्हीं दोनों को सुनिए। यदि नी से नियम हो गया तो बचा उदाहरण, नियम और उदाहरण के बीच में अब उदाहरण बचा। तो आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है, जबकि निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। नियम जहाँ पर पहले बताया जाए वह निगमन विधि, निगमन शब्द में भी पहले नी आया है और नियम शब्द में भी पहले नी आया है। और यदि आगमन विधि की देखें तो यदि निगमन में नियम पहले आता है तो आगमन में उदाहरण पहले आएगा। अतः आप लोग याद करते हुए चलिए कि आगमन विधि में पहले उदाहरण आएगा, और आगमन विधि ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है बच्चों के लिए, क्योंकि निगमन विधि में तो रटंतु हो जाती है, और जो रटंतु है वह अमनोवैज्ञानिक है, और आगमन विधि रटंतु नहीं। यहाँ पर पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। जैसे अभी पीछे सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, जैसे शिक्षिका कोई त्रिभुज को प्रदर्शित करती है, उसके बाद वो बच्चों से पूछती है कि ये त्रिभुज के नियम या प्रकार क्या है, या कोण के विषय में पूछने लगती, अर्थात तो पहले उदाहरण दिखा दी, पहले त्रिकोण दिखा दी, उसके बाद नियम पूछ रही है। तो यदि बच्चे को बेहतर तरीके से समझाना है तो पहले उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जैसे यदि हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी हो तो हमने नाम लिया राम, श्याम, हिमालय, पुस्तक, मनोविज्ञान की बुक, या आम, किसी फल का नाम लिया, तो हमने पहले नाम ले लिया, या सामने चित्र प्रस्तुत कर दिए, पिक्चर प्रस्तुत कर दी, उसके बाद बच्चे को बताया कि ये क्या है, कैसी है, क्यों है, कहाँ से आया इत्यादि। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत कर देना, और जहाँ पर बच्चे को बेहतर तरीके से समझाना हो वहाँ पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के रूप में वह मूर्त और अमूर्त कोई भी वस्तु हो जाती है, लेकिन प्राइमरी लेवल में मूर्त वस्तुओं का प्रस्तुत करना ज़्यादा मायने रखता है, और जिन वस्तुओं को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता उनमें अमूर्त वस्तुएं चलेंगी। जैसे यदि हाथी के विषय में बताना हो तो हाथी क्लास में नहीं लाया जा सकता, तो उसको बताया जा सकता है जैसे विशालकाय होती है, बड़ी सी सूंड होती है, बहुत मोटी तगड़ी होती है इत्यादि। तो यहाँ पर हम आगमन और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर संश्लेषण और विश्लेषण विधि के विषय में बता रही हूँ। संश्लेषण विधि का मतलब हुआ विखंडित करना, नहीं। संश्लेषण का मतलब विखंडित करना नहीं होगा, विश्लेषण का मतलब विखंडित करना होगा, और यहीं पर कन्फ्यूजन होता है संश्लेषण और विश्लेषण में। तो मैं यहाँ पर एक शब्द का केवल टैग वर्ड बताऊंगी। देखिए विश्लेषण में वी शब्द को आप लोग ध्यान में रखिए, वी है ना, वी का अर्थ होगा विखंडित। विखंडित, और विखंडित का मतलब खंड खंड, अर्थात जब समझाते समय किसी भी विषय वस्तु को कई पार्ट में डिवाइड करके यानी अलग अलग करके जब समझाया जाए तो विश्लेषण विधि होता है। और संश्लेषण में स शब्द को पकड़ना और इसको मान के चलना, संगठित करना, ठीक। तो स से संगठित करना यानी संश्लेषण आएगा, तो संगठित करना यानी मिलाना। जब कई विषय वस्तु के जो कई भाग हैं उनको मिलाकर एक बना देंगे तो वह संश्लेषण विधि हो जाएगा। लेकिन वी शब्द से जब विखंडन की बात आएगी यानी अलग अलग करके जब समझाना होगा तो विश्लेषण विधि आएगी, ठीक। जैसे यदि हिमालय को बताना हो इसका संधि विच्छेद,
तो बताएंगे हिम हलंत होगा, फिर अ लगेगा, फिर प्लस लगाकर फिर आलय होगा। तो कई भागों में हमने विखंडित कर दिया तो यह विश्लेषण विधि हो गया। लेकिन कई विखंडित भागों को मिलाकर जब एक कर दिया, जैसे पहले बताया बच्चों को कि हिम आलय, इसमें जो अ लगा है इसको भी प्लस प्लस करके जो होगा इसको मिला के हिमालय बनेगा। तो क्या किया, जो कई भागों में डिवाइड किया उसको मिलाकर एक शब्द बना दिए। तो संश्लेषण और विश्लेषण में केवल शब्दों, वर्णों या अक्षरों का खेल नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर किसी विषय वस्तु को के कई भागों को मिलाना और अलग करना होता है। तो ये रहा संश्लेषण और विश्लेषण विधि। जैसे देखिए, यहाँ पर व्याख्या करना तो नहीं आएगा, प्राइमरी लेवल में व्याख्या करना नहीं आता है। बच्चों को स्वयं से खोज कर या प्रयोग करके प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाते हैं। आगमन विधि भी आता है। देखिए, प्रयोगशाला विधि है, उसके बाद ह्यूरिस्टिक विधि यानी खोज विधि है, और संश्लेषण और विश्लेषण में भी हमने उदाहरण देकर बता दिया आप लोगों को। तो संश्लेषण और विश्लेषण में बड़े उदाहरण भी आ सकते हैं, छोटे भी, यानी कोई भी पाठ्यक्रम है कई भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे मान लीजिए रानी दुर्गावती का और लक्ष्मीबाई का हो गया, गुरु नानक जी का हो गया, या फिर जैसे लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति है और रानी लक्ष्मीबाई का, इन दोनों लोगों के विषय में अलग अलग लिखा हुआ है। बताया गया कि हमारे देश में जो लॉर्ड डलहौजी आया था अंग्रेज से, जिसने शासन किया, उसने विलय नीति लाई। तो उसने अपने शासनकाल में ये सुधार किए या फिर ये गलत नीतियां लाई। और रानी लक्ष्मीबाई का अलग से उनकी जीवनी बताई गई, और यदि उनको जोड़कर बताया गया तो फिर जोड़कर बताया जाएगा तो फिर जैसे जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह वगैरह किया वो सब मिला दिया जाएगा, तो मिलाकर एक हो जाएगा। और उन्हीं को यदि कोई भी एक कहानी है मान लीजिए, उसको अलग अलग करके बताया जाए तो विश्लेषण हो जाएगा। तो यह रहा ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि होती। खोज विधि आप लोग जानते हैं, जिससे बच्चा हो या बड़ा हो, जो भी हो, विद्यार्थी हो, खोज कर लाए मैटर। ज़्यादातर रिसर्च में खोज विधि के द्वारा ही रिसर्च किया जाता है। आप लोग जानते हैं रिसर्च का अर्थ ही होता है जिसको सर्च किया जाए। और प्रयोगशाला विधि अर्थात प्रोजेक्टर विधि। तो आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।